नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सीडेंट मैनुअल से संबंधित कुल 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये एक सीरीज है जिसमें कि आगे के सवाल भी लिए जाएंगे। शुरुआत में इस वीडियो में हमने लिया है प्रारंभ के कुल 40 सवाल। इन 40 सवालों को तैयार किया है इंजीनियर देवचरण रजवार ने। मेरे सहयोगी इंजीनियर हैं और इसे प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, यानी कि त्रिवेंद्र कुमार। तो आइए मेरे साथ इन 40 प्रश्नों को साथ में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनमें कितनी कठिनाई सॉल्व करने में आती है या इन प्रश्न का क्या महत्व रखता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला सवाल है, एक्सीडेंट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इन रेलवे। अर्थात रेलवे में एक्सीडेंट को कुल कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि A2R, A2Q, A2R एक्सेप्ट आई एंड ओ, A2Z एक्सेप्ट आई एंड ओ। सो रेलवे में एक्सीडेंट को क्लासिफाइड किया गया है A2R, लेकिन इनमें आई और ओ कैटेगरी नहीं है। अर्थात इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, A2R एक्सेप्ट आई एंड ओ। प्रश्न संख्या 2, एक्सीडेंट इन इंडियन रेलवे एक्सेप्ट वर्कशॉप आर कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। वर्कशॉप को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा अन्य जगहों पर होने वाले एक्सीडेंट को किस एक्ट के तहत कवर किया जाता है, यानी किस एक्ट में उसे लिया जाता है। तो इसका जवाब है रेलवे एक्ट 1989। अर्थात वर्कशॉप को छोड़ करके अन्य जगहों पर होने वाले एक्सीडेंट को रेलवे एक्ट 1989 के तहत डील किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, द एक्सीडेंट अकर्ड इन एनी ऑफ द वर्कशॉप इन इंडियन रेलवे एक्ट, द सेम इज कवर्ड अंडर द एक्ट। अर्थात वर्कशॉप में होने वाले एक्सीडेंट को किस रूल के तहत डील किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री एक्ट 1948। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्कशॉप के अंतर्गत में जो एक्सीडेंट होंगे, वर्कशॉप में जो एक्सीडेंट होते हैं उनको उनकी डीलिंग फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत किया जाता है, और वर्कशॉप के जो बाहर हो जाते हैं उन्हें रेलवे एक्ट 1989 के तहत डील किया जाता है। चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी और द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट 1989। आप जानते होंगे कि CCRS और CRS के बारे में आपको पता होगा। तो CRS और CCRS का अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो रेलवे एक्ट 1989 के तहत किया जाता है। रेलवे एक्ट 1989 में किस सेक्शन के तहत किया जाता है ये आपको बताना है, और इसका जवाब होगा सेक्शन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग अकरेंस में नॉट बी ट्रीटेड एज एन अवर्टेड कोलिजन। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशन है जिसे कि हम अवर्टेड कॉलिजन में गिनती नहीं करेंगे। तो बहुत सारी इसमें डिस्टेंस दी हुई है, दो ट्रेनों के बीच में या ट्रेन और ऑब्स्ट्रक्शंस के बीच में। तो इनमें जो उत्तम जवाब है वह है कि जब दो ट्रेनों के बीच की दूरी या ट्रेन और ऑब्स्ट्रक्शन के बीच की दूरी 400 या 400 से ज़्यादा अगर रह जाती है तो उस कंडीशन में उसे अवर्टेड एक्सीडेंट की श्रेणी में या अवर्टेड कॉलिजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इंजुरीज आर क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरीज। अर्थात इंजुरीज को कुल कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो इंजुरीज को कुल दो कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रेवियस और सिंपल। सो यहां पर जवाब होगा बोथ ए एंड बी। व्हाट इज मेंट बाय अ गवर्नमेंट रेलवे। एक्सीडेंट मैनुअल में जहां पर अ गवर्नमेंट रेलवे की बात की गई है वहां पर उसका अर्थ क्या निकलता है। तो गवर्नमेंट रेलवे से यहां अर्थ निकलता है जोनल रेल मैनेजर के बारे में। जो जनरल मैनेजर के जो जनरल मैनेजर होते हैं उनका इससे तात्पर्य निकलता है। यह परिभाषा के तहत लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड अंडर सीरियस एक्सीडेंट। आपके पास कुल ऑप्शंस दिए गए हैं, तो किस प्रकार की कंडीशन को हम सीरियस एक्सीडेंट की श्रेणी में रखे जाएंगे। जैसे पहला है एक्सीडेंट टू अ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर विच इज अटैच्ड विद लॉस ऑफ लाइफ और ग्रीवियस हर्ट टू पैसेंजर और पैसेंजर्स इन द ट्रेन। अगर एक्सीडेंट हुआ है कोई पैसेंजर कैरिंग ट्रेन में जिसमें कि लॉस ऑफ लाइफ हुआ हो, या पैसेंजर को ग्रीवियस नुकसान हुआ, हर्ट हुआ हो, ठीक है, या पैसेंजर को नुकसान हुआ हो, तो वैसे कंडीशन में उसे हम सीरियस एक्सीडेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। सीरियस डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 2 करोड़। अगर रेलवे के प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है जिसकी की असेस्ड जो कॉस्ट है वो 2 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उसे सीरियस एक्सीडेंट की श्रेणी में क्या रख सकते हैं। और एनी अदर एक्सीडेंट विच इज इन द ओपिनियन ऑफ द ओपिनियन ऑफ द CCRS
और CRS रिक्वायर्स द होल्डिंग एन इंक्वायरी, यानी कि अगर CRS और CCRS को ऐसा लगता है उनके ओपिनियन में कि इसमें इंक्वायरी की जरूरत है, तो जो उपरोक्त तीनों कंडीशन अभी आपसे डिस्कस हुई है, ये सभी कंडीशन सीरियस एक्सीडेंट के परिभाषित करते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द सीरियस एक्सीडेंट। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है जिसको कि इनमें से कोई आपको चुनना है कि कौन सा इसमें सीरियस एक्सीडेंट नहीं है। जैसे कि केसेज ऑफ ट्रेसपासर्स रन ओवर एंड इंजोर्ड और किल्ड थ्रू देयर ओन केयरलेसनेस, केसेस इन्वॉल्विंग पर्सन्स बीइंग रेलवे सर्वेंट और होल्डिंग वैलिड पासेज या टिकट, लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट वेयर नो पैसेंजर्स और रेलवे सर्वेंट इज किल्ड। तो ये जो तीनों के तीनों कंडीशन है, ये सीरियस एक्सीडेंट में क्लासिफाइड नहीं किए गए हैं, अतः इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज मीन्ड बाय सीरियस इंटरप्शन टू ट्रैफिक। सीरियस इंटरप्शन टू ट्रैफिक की परिभाषा क्या है? तो सीरियस इंटरप्शन टू ट्रैफिक की परिभाषा ये है कि जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, थ्रू लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर वो 24 घंटे और उससे ज़्यादा के लिए अगर वो बंद हो जाता है या रुक जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है, तो उस कंडीशन में उसे सीरियस इंटरप्शन टू ट्रैफिक माना जाएगा। तो हियर ऑप्शन नंबर 1 ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द हेड्स ऑफ द एक्सीडेंट। यहाँ पर कुल एक्सीडेंट के टाइप्स लिखे हुए हैं, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्लासिफाइड नहीं है हेड ऑफ एक्सीडेंट में, यानी एक्सीडेंट के टाइप में नहीं है, क्लासिफाइड है। तो ट्रेन एक्सीडेंट क्लासिफाइड है, यार्ड एक्सीडेंट क्लासिफाइड है, इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स भी क्लासिफाइड है, यानी कि इन तीनों का तीनों यहाँ नहीं हो सकता, यानी कि नन ऑफ द एबव, ये तीनों तो क्लासिफाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द हेड्स ऑफ द एक्सीडेंट। नेक्स्ट में देखें, इक्विपमेंट फेलियर, अनयूजुअल एक्सीडेंट्स, विजलिंग ऑफ लोकोमोटिव और ऑल ऑफ द एबव। तो इक्विपमेंट फेलियर को भी एक्सीडेंट के में कैटेगराइज किया गया है, अनयूजुअल एक्सीडेंट्स को भी कैटेगराइज किया है, विस्लिंग ऑफ लोकोमोटिव्स को कैटेगराइज नहीं किया गया है। तो ये विस्लिंग ऑफ लोकोमोटिव्स ये इस हेड ऑफ एक्सीडेंट्स में नहीं आएंगे। अ ट्रेन एक्सीडेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। ट्रेन एक्सीडेंट को ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? तो बेसिकली ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट और अदर ट्रेन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर द कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट। इनमें से जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं, इनमें से किसको कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट की श्रेणी में रखा जाता है? जैसे पहला है कोलिजन। कोलिजन जिसे कि A1 to A4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फायर जैसे कि B1 से लेकर के B4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और लेवल क्रॉसिंग जिसे कि C1 से C4 में कैटेगराइज किया जाता है। तो ये तीनों कैटेगरीज है कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट के सब कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं। तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर द कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट। इसके अलावा भी है डिरेलमेंट है जिसे कि D1 से D4 में कैटेगराइज किया जाता है, और मिसलेनियस है जिसे कि E1 में कैटेगराइज किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 में, तो आपको कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में मालूम चल जाएगा। कोलिजन, फायर, लेवल क्रॉसिंग, डिरेलमेंट और मिसलेनियस। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। The statistics of fire can include all types of physical fire or smoke omission resulting in death or injury or damage to property amounting। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि उस फायर को स्टैटिक्स ऑफ फायर, यानी कि फायर में हम किस चीज़ को काउंट करेंगे, यदि फिजिकल फायर हुआ हो या स्मोक ओमिशन हुआ हो जिसके कारण की डेथ और इंजरी हो गई हो, या प्रॉपर्टी का डैमेज अगर हो रहा हो जिसकी कीमत कितने से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कम से कम 5,000 या उससे अधिक का अगर डैमेज होगा तो उसे फायर की कैटेगरी में रखा जाएगा। इक्विपमेंट फेलियर इज फॉलिंग अंडर विच क्लासिफिकेशन। अगर इक्विपमेंट फेलियर को क्लासिफाई किया जाए तो उन्हें किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है? तो उसे JKLM कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एन इंजन इज कंसिडर्ड टू हैव फेल्ड when it is unable to work its booked train in case passenger trains hauled by diesel or your electric engine। तो यहाँ पर सवाल जो था वो था कि इंजन को अगर फेल माना जाएगा, अगर वो अपने जो वो बुक्ड ट्रेन है उसकी टाइमिंग के हिसाब से अगर वो नहीं पहुंच पाता है, तो अगर उसे डीजल इंजन या इलेक्ट्रिकल इंजन के लिए हॉल किया जा रहा है, तो यहाँ पर है कि अराइवल पर अगर वो 30 मिनट या उससे अधिक की देरी से अगर पहुंचता है तो उस कंडीशन में इंजन को फेल माना जाएगा। एन इंजन इज कंसिडर्ड टू हैव फेल्ड व्हेन इट इज अनेबल टू वर्क इट्स बुक्ड ट्रेन in all other cases due to defective design or material or bad workmanship in sheds or workshop or mismanagement by crew or bad water or fuel।
यानी उपरोक्त में जो अभी आपने देखा था कि इंजन के अलावा जो बाकी कारणों से अगर वो फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में इंजन को फेल माना जाएगा। तो उस समय वो टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? तो अगर बाकी अन्य कारणों से अगर डिले 60 मिनट या उससे अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में उस इंजन को फेल माना जाएगा। अनयूजुअल एक्सीडेंट्स, सॉरी, अनयूजुअल इंसिडेंट्स इज फॉलिंग अंडर विच क्लासिफिकेशन? अनयूजुअल इंसिडेंट्स को यहाँ पर NPQR में क्लासीफाई किया जाता है। व्हाट डज सैबोटेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रेलवे इंक्लूड? अगर रेलवे के संबंध में अगर सैबोटेज शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उससे आपका क्या तात्पर्य निकलता है? तो पहला है कि विलफुल टैंपरिंग विद रेलवे मशीनरी टू रेंडर इट इन ऑपरेटिव, एक्ट इंटेंडेड टू काउज डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी, ट्रेन रेकिंग और अटेम्प्टेड ट्रेन रेकिंग। यानी कि इन कारणों के लिए प्रयास किया गया हो या ये कारण रहे हो जिससे कोई विलफुल टैंपरिंग करता है रेलवे मशीनरी के साथ में जिससे कि वो इनऑपरेटिव हो जाए, या रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या डैमेज करने की कोशिश करता है, ठीक है, ट्रेन रेकिंग करता है या अटेम्प्ट करता है, तो ये सभी कंडीशन जो है सैबोटेज की श्रेणी में रखे जाएंगे। सो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव। व्हेन इज अ रेलवे व्हीकल कंसिडर टू हैव कैप्साइज्ड इन एक्सीडेंट? अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस समय रेलवे व्हीकल को कैप्साइज्ड घोषित अगर करना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन रखा जाएगा? तो कैप्साइज का मतलब है बेसिकली उसके व्हील्स और उसके टॉप सरफेस से रिलेट करता है। तो यहाँ पर व्हेन इट टर्न्स ओवर एंड रेस्ट ऑन इट्स साइड ऑफ द साइड्स और रूफ विद ऑल व्हील्स लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द रेल और ग्राउंड और सेपरेटिंग फ्रॉम द व्हीकल्स। यानी कि जब हमारा जो रेलवे व्हीकल्स है वो पलट जाए, यानी कि पलट जाने का मतलब है या साइड पर वो रेस्ट कर रहा हो, या बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाए, रूफ नीचे हो जाए, व्हील ऊपर हो जाए, इन सभी कंडीशंस में व्हील्स का कांटेक्ट रेल या ग्राउंड से अगर बिल्कुल नहीं रहे, या जो व्हीकल से ही अगर वो सेपरेट होकर के बाहर निकल गया हो, तो ऐसे कंडीशन में से रेलवे व्हीकल्स को कैप्साइज्ड माना जाएगा। What is the threshold value of railway property loss beyond which an accident is considered to have a serious repercussion? यानी कि वह लिमिट क्या होगी जिस लिमिट से ज्यादा का अगर लॉस होता है तो उस एक्सीडेंट को सीरियस रिपरकेशन में काउंट किया जाएगा। तो अगर 1 लाख रुपीज से ज्यादा का रेलवे प्रॉपर्टी लॉस होता है तो उस कंडीशन में हम उसको मानेंगे कि एक्सीडेंट में इसे इसका सीरियस रिपरकेशन है। द रूल ऑफ द एक्सीडेंट मैनुअल ऑफ द वेस्टर्न रेलवे अप्लाइज थ्रू। अगर हमने यहाँ पर रेफरेंस जो लिया है ये मैनुअल का, इसमें एक्सीडेंट मैनुअल वेस्टर्न रेलवे का रेफरेंस लिया हुआ है, तो वेस्टर्न रेलवे के जो रूल्स एक्सीडेंट मैनुअल के वो कहाँ पर लागू होंगे? तो स्वभावतः है कि ये वेस्टर्न रेलवे के ओपन लाइन पर, वेस्टर्न रेलवे के कंस्ट्रक्शन लाइंस पर और वेस्टर्न रेलवे के साइडिंग्स और प्राइवेट साइडिंग्स में इसका एप्लीकेबिलिटी होगी। सो ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि हर जोन की तरफ से अपना एक एक्सीडेंट मैनुअल जारी होता है जिसमें कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशन करके उन एक्सीडेंट मैनुअल को की जानकारी उसमें दी रहती है। जो हर एक जोन के हिसाब से, हर एक जोन का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसलिए उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से एक्सीडेंट मैनुअल में मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स इन डीलिंग विद रेलवे एक्सीडेंट? रेलवे एक्सीडेंट को जब हम डील कर रहे होते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए? तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए कि जो सफरिंग पर्सन्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनकी लाइफ को सेव किया जाए, उनको बचाया जा सके, रेलवे की प्रॉपर्टी को ही बचाया जा सके, और टू प्रोवाइड सकर एंड हेल्प टू अफेक्टेड पर्सन। तो ये सभी कंडीशंस जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, हमारे सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रायोरिटी जो हम देते हैं वो पैसेंजर्स की लाइफ और उसकी सेफ्टी को दी जाती है। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन केस एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, बॉम्ब, सस्पेक्टेड एक्सप्लोजिव is noticed by any one of the railway servant, he shall immediately inform to which authority? अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय को कोई अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट मिलता है, कोई बॉम्ब मिलता है या सस्पेक्टिव एक्सप्लोजिव मिलता है, तो रेलवे कर्मचारी की ड्यूटी क्या होती है? तो रेलवे कर्मचारी को जितनी जल्दी हो सके स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी को इन्फॉर्म कर सके, पुलिस को इन्फॉर्म करे या RPF को इन्फॉर्म करे, तो उसे इन सभी को इन्फॉर्म करना चाहिए। प्रायोरिटी में जो भी पहले मिलता है उसे इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके बाद इन सभी को सूचना देनी चाहिए। व्हाट इज वन ऑफ द इमीडिएट ड्यूटीज ऑफ अ स्टेशन मास्टर इन केस ऑफ ए रेलवे एक्सीडेंट? अगर कोई रेलवे एक्सीडेंट की घटना होती है तो उस कंडीशन में जो जानकार स्टेशन मास्टर है या जो संबंधित स्टेशन मास्टर्स हैं उनकी ड्यूटी क्या होती है जिनको सूचना मिलती है? तो उनका ड्यूटी बनता है कि वह प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करे या सेफ गार्ड करे प्रॉपर्टी को, और लॉक द कमोटर
ऑफ द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एट ट्रेन ऑनलाइन पोजीशन। तो उसकी बहुत ज़रूरत है कि दूसरी गाड़ी उस ट्रैक पर नहीं आ पाए, इसलिए जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका कम्यूटेटर को ट्रेन ऑनलाइन पोजीशन में सबसे पहले उसे चेंज कर दे। व्हाट मस्ट अ स्टेशन मास्टर डू टू इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ए रेलवे एक्सीडेंट। रेलवे एक्सीडेंट को प्रॉपर हैंडलिंग करने के लिए स्टेशन मास्टर को क्या करना चाहिए? तो यह एक स्वाभाविक वर्क है कि वो एक सेंटर पॉइंट बन जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कंट्रोल को, कैजुअलिटी की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए यदि कोई हुई है तो, और इसको नियमानुसार जितने भी कंसर्न ऑफिसर हैं उनकी सूचना उन्हें देनी चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ ए गार्ड इन केस ऑफ रेलवे एक्सीडेंट। रेलवे एक्सीडेंट के केस में गार्ड की प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है? तो उन्हें जो लाइन प्रोटेक्ट करना है, सेम लाइन में प्रोटेक्ट करना है, और एडजेसेंट लाइन को भी प्रोटेक्ट करके रखना है अगर एडजेसेंट लाइन प्रभावित हुई है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ गार्ड इन केस ऑफ रेलवे एक्सीडेंट। निम्नलिखित दिए में से कौन सी ड्यूटी जो है वह रेलवे एक्सीडेंट के तहत में गार्ड की ड्यूटी की श्रेणी में नहीं आता है? जैसे पहला है कि सेंड इन्फॉर्मेशन थ्रू क्विकेस्ट मींस टू कंट्रोल स्टेशन मास्टर ऑन इधर साइड, ये उसकी ड्यूटी में आता है। टेक एक्शन टू सेव लाइफ, रेंडर फर्स्ट एड, ये भी आता है उसकी ड्यूटी में। कॉल फॉर डॉक्टर ऑन द ट्रेन एंड सीक डियर असिस्टेंस, ये भी ड्यूटी में आता है। तो इनमें से सभी ड्यूटी में आते हैं, यहाँ पर नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक रेलवे कर्मचारी की क्या ड्यूटी बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड ही डू? मस्ट टेक चार्ज द सिचुएशन एंड रिमेन इन कंट्रोल till the senior divisional officer reaches at the site, and he must ensure that the accident has been reported properly to the controller or the nearest station master। जो भी उपलब्ध रेलवे सर्वेंट होगा उसे उस वहाँ की जगह की तुरंत चार्ज ले लेना है, और तब तक उस चार्ज को उन्हीं के पास रहेगा जब तक कि डिविजनल ऑफिसर आकर के उस साइट का चार्ज नहीं ले लेते हैं। इसके अलावा उस एक्सीडेंट के संबंध में जो रिपोर्ट करना है कंट्रोलर को या नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को, वो करना चाहिए। अलॉट ड्यूटीज टू पुलिस, मिलिट्री एंड रेलवे सिक्योरिटी स्टाफ, क्योंकि उस समय वही साइट के इंचार्ज होते हैं, तो वहाँ पर जो पुलिस और मिलिट्री की सहायता करना, उनके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उनको उनको ड्यूटी अलॉट करना कि उन्हें क्या क्या करना है उस वर्क साइट पे। ऑर्गेनाइज रिलीफ विद द असिस्टेंट ऑफ वॉलंटियर्स, और साथ ही साथ रिलीफ का अरेंजमेंट करना है जिसके लिए उससे वॉलंटियर्स की असिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सॉरी सुटेबल हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ सिविल अथॉरिटीज, पुलिस अथॉरिटीज, टीवी एंड रेडियो स्टेशन, स्टेट बस ट्रांसपोर्ट डिपोज एक्सेट्रा शुड बी केप्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन फॉर यूज इन केस ऑफ एक्सीडेंट। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें कई प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो उस सहायता को प्राप्त करने के लिए उसके कॉन्टैक्ट पर्सन की हमें डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो इसमें जैसे कि सिविल अथॉरिटीज है, पुलिस अथॉरिटीज है, टीवी है, रेडियो है, स्टेट बस ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा जो अन्य कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हो सकते हैं। तो इन सब की सूचना सभी स्टेशनों पर होनी चाहिए, सभी कंट्रोल ऑफिस में होनी चाहिए, और हेडक्वार्टर के इमरजेंसी कंट्रोल ऑफिस में भी होनी चाहिए। तो आता है यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एन इंजीनियरिंग ऑफिसर और हिज सीनियर सबऑर्डिनेट फर्स्ट रीचिंग द साइट एट द एक्सीडेंट। यहाँ पर आप ऐसा मान कर चलें कि ऑलरेडी साइट का इंचार्ज कोई अवेलेबल है, उसके बाद अगर कोई इंजीनियरिंग ऑफिसर वहाँ पहुँचता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अपने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर डीलिंग करनी चाहिए। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा कि जो इंजीनियरिंग ऑफिशियल्स होंगे उसे एक्सीडेंट साइट की एक कंप्लीट और एक्यूरेटली डायमेंशनल स्केच तैयार करनी होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर चेक द ट्रैक एंड टेक द रीडिंग, और वहाँ पर ट्रैक को चेक करना है, ट्रैक के पैरामीटर्स लेने हैं, उनकी रीडिंग्स लेनी है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए मैकेनिकल ऑफिसर और हिज सीनियर सबऑर्डिनेट फर्स्ट रीचिंग द साइट ऑफ द एक्सीडेंट। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर कोई मैकेनिकल ऑफिसर पहुंचता है या उसका कोई सीनियर सबऑर्डिनेट पहुंचता है तो वहां पर पहुंच करके वो क्या करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन द इंजन एंड रोलिंग स्टॉक एंड मेक अ नोट ऑफ एनी डैमेज और डिफिशियंसी। सबसे पहले वो इंजन और रोलिंग स्टॉक की जांच करेगा, और उससे उस जो रिजल्ट वहाँ पर आता है, जो डिटेल्स वहाँ पर आती है, उसका एक नोट तैयार करेगा और डैमेज या डिफिशियंसी नोटिस करेगा। एनी डिटैच्ड और ब्रोकन पार्ट्स मस्ट बी सिक्योर्ड, अगर कोई पोर्शन को डिटैच कर दिया गया है या ब्रोकन पार्ट अगर रहा है तो उसको सिक्योर करेगा। तो यहाँ पर जवाब होगा बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 35, वैक्यूम सर्टिफिकेट कॉशन ऑर्डर्स स्पीडोमीटर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट या ग्राफ्स शुड बी टेकन आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ विच डिपार्टमेंट। सवाल आपसे यह पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति में वैक्यूम सर्टिफिकेट कॉशन ऑर्डर स्पीडोमीटर ये सभी चीजें लेनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर है कि इस प्रकार की जो जानकारियां हैं सर्टिफिकेट है वो कंबाइन होती है, तो इसलिए यहाँ पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक लोगों, ट्रांसपोर्टेशन और इंजीनियरिंग ये सभी के डिपार्टमेंट के लोगों के उपलब्धता में ही वैक्यूम सर्टिफिकेट कॉशन ऑर्डर और स्पीडोमीटर की डिटेल्स ली जानी चाहिए। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ज्वाइंट ऑब्जर्वेशन एंड ज्वाइंट रीडिंग इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। ज्वाइंट ऑब्जर्वेशन और ज्वाइंट रीडिंग लेने के लिए कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट, चूंकि ज्वाइंट ऑब्जर्वेशन लेने हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इसमें से साथ में होने चाहिए। तो यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट सुपरवाइजर होंगे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, एसएनटी डिपार्टमेंट के, और अगर टीआरडी डिपार्टमेंट के भी, अगर टीआरडी का कोई गियर इन्वॉल्व हुआ है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हु इज empowered टू ऑर्डर एंड ऑथराइज थ्रू कंट्रोल phone or from site that certain vehicle be moved or certain point disconnected or certain portion of the distorted track be repaired after the sketch is made or photograph is taken before joint observation is taken। यानी किनको यह अधिकार दिया गया है, कौन एम्पावर्ड है कि यह आदेश दे सके या ऑथराइज कर सके कि आप वहाँ पर जो सर्टेन व्हीकल्स हैं उनको हटाया जा सकता है, या सर्टेन पॉइंट जो है उसको डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, या सर्टेन पोर्शन एक्सीडेंट का जिसको कि डिस्टोर्ट किया जा सकता है या रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जबकि उस साइट लोकेशन का स्केच बना लिया गया हो या फोटोग्राफ ज्वाइंट ऑब्जर्वेशन के लिए लिया गया हो। तो इसमें मिनिमम लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे वो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सीनियर स्केल। तो सीनियर स्केल से कम के ऑफिसर का आदेश यहाँ पर नहीं चलेगा, तो मिनिमम ऑफिसर जो होंगे वो सीनियर स्केल रैंक के होंगे। What are the duties of guard, engine crew, and other railway staff when a derailment or other serious accident take place to the train due to suspected sabotage? अगर कभी ऐसा लगता है कि जो रेलवे एक्सीडेंट हुआ है उसका कारण है सैबोटेज हो सकता है। अगर सैबोटेज अगर हो जाता है या सैबोटेज होने की संभावना अगर हमको लग जाती है कि या किसी एक्सीडेंट का कारण या डिरेलमेंट का कारण अगर सैबोटेज सस्पेक्ट में आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या ड्यूटी रहेगी रहेगी गार्ड या इंजन क्रू की। तो केयरफुली एग्जामिन द ट्रैक ज्वाइंटली, ये भी होगा। सी द पोर्शन ऑफ द ट्रैक, रेल्स, fish plates, bolts and other fittings which appears to have been tampered with or not touched or moved by any person, or in case of an officer or an inspector being on the train, the above duty will also deputed to him। सो यहाँ पर ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन जो ड्यूटीज में उसके काउंटिंग होंगे। सो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। और हमारे के पास आखिर के दो सवाल बच गए। हु विल इन्फॉर्म द लोकल सिविल पुलिस या आरपीएफ अथॉरिटीज बाय द क्यूकेस्ट मीन्स अवेलेबल इन केस ऑफ सैबोटेज। अगर सैबोटेज के केस में सिविल पुलिस और आरपीएफ को इन्फॉर्म करने की जो जवाबदारी होगी वो होगी नियरेस्ट स्टेशन मास्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय इंजीनियरिंग सुपरवाइजर इन केस ऑफ सैबोटेज। अगर सैबोटेज होता है तो इंजीनियरिंग सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी बनती है। तो वैसे केस में इंजीनियरिंग सुपरवाइजर्स गैंगमैन को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि साइट पर जितनी जल्दी हो सके पहले पहुंचे इन फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट कैरिंग एनी टूल विद हिम। कोई जरूरी नहीं है कि अपने साथ वो टूल लेकर के, उसमें कैरिंग अपना टूल लेकर के नहीं जाना है, गैंगमैन को पहुंच जाना है। साथ ही साथ इंश्योर करना है कि द टूल बॉक्स ऑफ द गैंगमैन सेंट टू द साइट ऑफ द एक्सीडेंट आर नॉट ओपनड टिल दे हैव बीन चेक्ड बाय द पुलिस। जो टूल इंस्ट्रूमेंट टूल बॉक्स वहां पर ले जाया जा रहा है उसे तब तक नहीं खोला जाए जब तक कि पुलिस वहां पर उसकी जांच नहीं कर लेती है। और इंस्ट्रक्ट देम नॉट टू टच और रिमूव एनी पोर्शन ऑफ द ट्रैक, रेल्स, फिश प्लेट्स, बोल्ट्स और अदर फिटिंग्स विद इन द एरिया ऑफ द एक्सीडेंट। यानी कि जो ट्रैक का पोर्शन है उसे न तो टच करना है, टच करने का अर्थ है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, न उसे ठीक करने के लिए रिमूव करना है, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस देते हुए इंजीनियरिंग सुपरवाइजर्स अपने स्टाफ को वहाँ पर साइट पर भेजते हैं। सो यहाँ पर ऑल जो तीनों के तीनों ऑप्शन हैं ये बिल्कुल ही सूट कर जाते हैं, सही हैं। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ इस एक्सीडेंट से संबंधित पहले वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। पुनः बता दूं कि इस क्वेश्चन आंसर को या इस एमसीक्यूज को तैयार किया था हमारे सहयोगी श्री देवचंद रजवार ने, और प्रस्तुत किया है मैंने, यानी कि इंजीनियर त्रिवेंद्र कुमार ने।
फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें कि इस संबंध में इसके आगे के सवाल आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आपस अपने डिवीजन या अपने जोन का नाम लिखें, जिससे हमें यह लग सके कि हमारा जो प्रयास है वो कहाँ तक पहुंचा है। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।